नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने प्रशासनिक अमले ने दी दबिश, 160 सिलेंडर हुए जब्त। शहीद जवान के नाम पर फाउंडेशन कोरोना पीड़ितों की कर रहा है मदद। शहीद के भाई ने सिंगापुर से भेजे 2,40,000 रुपए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सेकेंड फ्लोर को बनाया कोविड वार्ड। खबरें अब विस्तार से। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने सड़क पर उतरा प्रशासनिक अमला। 2 दुकानों में हुई कार्यवाही, तकरीबन 160 सिलेंडर हुए जब्त। हम आपको बता दें कि आज रीवा के जयस्तंभ चौक में स्थित 2 दुकानों में प्रशासनिक अमले के द्वारा कार्यवाही की गई, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही थी, जिसके तहत प्रशासनिक टीम ने तकरीबन 160 सिलेंडर जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि सतना जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे प्रदीप जैन के रीवा स्थित ठिकाने पर दबिश दी गई, जिसमें तकरीबन 113 सिलेंडर जब्त हुए, जिसके बाद एक अन्य स्थान पर भी कार्यवाही की गई। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते जहां आप लोगों को ऑक्सीजन के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं लोगों के द्वारा लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, जिसके चलते आज प्रशासनिक अमले ने सतना जिले में ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे प्रदीप जैन की दुकान से तकरीबन 400 सिलेंडर जब्त किए, जिसके बाद उनके रीवा स्थित ठिकाने पर भी पुलिस और प्रशासन की टीम ने दबिश दी, तो यहां से तकरीबन 113 सिलेंडर जब्त किए गए। इसके बाद प्रशासनिक टीम ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे लोगों की तलाश शुरू कर दी। जयस्तंभ चौक पर स्थित त्रिवेणी ऑक्सीजन दुकान पर 42 सिलेंडर जब्त किए गए, जबकि सतना जिले में प्रदीप जैन की दुकान में हुई कार्यवाही के बाद प्रशासनिक टीम ने रीवा स्थित ठिकाने पर भी कार्यवाही की, जहां से ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जा रही थी, जिसमें 113 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लगातार कालाबाजारी को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, मगर इस महामारी के दौर में भी कालाबाजारी करने वालों ने दम नहीं लिया है, जिसकी वजह से अब प्रशासनिक अमले ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के निर्देशन पर कार्यवाही शुरू की, जिसके तहत आज 2 दुकानों पर तकरीबन 160 सिलेंडर जब्त किए गए। आपको बता दें कि जब्त किए गए सिलेंडरों को अगर जिला प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोग करे तो काफ़ी मरीजों को राहत दी जा सकती है। इस कार्यवाही में मुख्य रूप से एसडीएम शैलेंद्र सिंह, एडिशनल एसपी विजय डाबर, तहसीलदार हुजूर आरपी त्रिपाठी, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, डीएसपी यातायात मनोज वर्मा सहित स्वास्थ्य एवं भारी पुलिस बल उपस्थित रहा। प्रस्तुत है इस संबंध में एसडीएम शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। सर अभी नहीं है, जैसा आप जो कहें। कोई भी यो बॉडी मिल गया। अंदर ही मिला ज़्यादा नहीं है, बट हो गई। सेठ जी, ये हॉस्पिटल का है, किसी का, वो ले नहीं गए सीएम मोरी का। ये यहाँ कैसे आ गया? एक बार भरने के लिए आया। संजीव वकील से बात करो ना। जी नहीं साहब, ये बताइए सीएमओ का यहाँ कैसे हो सकता है? और ये बड़े वाले डी टाइप के हैं। हाँ नहीं, वो अपने हैं। क्यों सर? दे आर टोटली ऑक्सीजन सिलेंडर का फैब्रिकेशन नहीं, फैब्रिकेशन। ये मेडिकेटेड ऑक्सीजन है कि कौन स्विच ऑफ कर रहे हैं? ये दिखता है ना, सीएमओ रीवा कितने कई प्रकार के हैं। अभी अधिकारी को से अरे यार बता दो ऑक्सीजन कितने। बाकी हाइड्रोजन के होंगे। नाइट्रोजन CO2 है। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। कहाँ गए भैया? आर्गन के हैं। आप लोगों को ये देना चाहिए ना, आप देते क्यों नहीं? ये सर ये नहीं दे सकते मरीज को, अगर ये दिया तो ये कलर से रहता है, ये कलर रहते हैं। नहीं वो खराब है सर, वो सारे डिफेक्टिव है। अरे तुम लोग सबको कोरोना होने वाला है, मीडिया वाले कितने हैं? पीछे आ जाओ। 7, 5, 12, 400 कौन से वो डिफेक्टिव
CO2 तुम्हारी सूचना अद्भुत लगते हैं। चलो गिन लो, चलो बाहर कर, आ जा ए भाई। किए गए हैं, क्या पूरा मामला किससे क्या चलता है? देखिए, ये विंध्या गैस के पास में जो हमारा पड़ोसी ज़िला सतना, वहाँ से ये सूचना आई थी कि कुछ सिलेंडर पाए गए हैं। वहाँ कार्रवाई के दौरान 300-400 सिलेंडर करीब वहाँ पे पाया गया था। तो यहाँ पे भी हम लोगों को सूचना मिली कि इसकी एक संस्था है, यहाँ प्रदीप जैन जी उसके मालिक हैं, उनके भाई हैं छोटे। तो इसी के संबंध में हम लोगों ने वहाँ कार्रवाई की थी और वहाँ जाके देखा तो इनके पास भी 70 सिलेंडर करीब ऑक्सीजन के मिले। एक और एजेंसी जो रीवा में कार्य करती है, वो त्रिवेणी गैस एजेंसी है, इनके पास भी 20 और 22 42 करीब ऑक्सीजन के सिलेंडर मिले हैं। तो तात्कालिक तौर पर फिर इनको देख के जाँच के लिए हम लोगों ने ले लिया है। वर्तमान में सील करके इसको GMDIC साहब के, हमारे जो उद्योग विभाग के प्रमुख हैं, उनके नियंत्रण में इसको दे रहे हैं और फिर जैसी स्थिति होगी वैसा ये करेंगे। तो क्या इन लोग बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं? अभी शासन की तरफ से औद्योगिक तौर पे जो विक्रय होता था उसके लिए प्रतिबंध लगाया गया है। मेडिकल के संबंध में बहुत स्पष्ट उसमें निर्देश नहीं है। अभी अपने यहाँ से भी जिले स्तर से विशेष रोक ऐसी नहीं लगाई गई, लेकिन फिर भी ये जो लोगों को दे भी रहे थे तो किन दरों पर दे रहे थे, आवश्यकता किस हिसाब से दे रहे थे, किसी सरकारी डॉक्टर या किसी के प्रिस्क्रिप्शन पे दे रहे थे, या कोई लोग इनसे लेके और बीच से कहीं किसी और को किस रेट पे दे रहे थे, कोई ब्लैक तो नहीं कर रहे थे। इन सब संभावनाओं को देखते हुए आज की हम लोगों ने कार्रवाई की है और जैसी भी स्थिति होगी फिर यदि मान लीजिए सब कुछ इनका रिकॉर्ड और व्यवस्थित होता है तो वैसा, और यदि मान लीजिए ऐसा पाया जाता है कि सिलेंडर इनके पास उचित रूप संधारित नहीं है तो वैसी कार्रवाई इसमें। सर सिलेंडर भी मिले हैं। महामारी अधिनियम लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में सिलेंडर का भंडारण और सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर का परिवहन और उसके बाद बिक्री, क्या ये तीनों चीज़ें उपयुक्त हैं? इसके बाद भी जांच की बात कर रहे हो? देखिए, इसमें जो पहले की स्थिति थी, ये लोग अपने स्तर से भरवाते हैं, रिफिलिंग कराते थे इसको। तो रिफिलिंग सेंटर्स पे लगभग सभी जगहों पे कलेक्टर साहब का ही नियंत्रण है, चाहे वो रीवा हो चाहे सतना, जो हमारे दोनों रिफिलिंग सेंटर। तो वहाँ से भराना बंद हो गया और इनकी कोई गाड़ी परिवहन करती हुई भी नहीं मिली। ये इनके भंडार में जरूर जो इनके पुराने रखे हुए सिलेंडर हैं वो सिलेंडर, और जब जैसे ही पता चला तो हम लोग उस पर कार्रवाई कर भी रहे हैं। तो क्या इनके सिलेंडरों को ले करके अपन शासकीय कार्यों में यूज़ करें सर लोगों को? जी हाँ, उसी के लिए हम लोग ने उद्योग विभाग को इसको सौंपा है, उनसे इस बारे में राय लेके फिर यदि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और ऐसे रिक्विजिशन में इनके द्वारा अगर नहीं दिया गया हो तो सारे रिक्विजिशन में लिए जाएंगे ना, जो अपने को उपयोग में मिल सकता है। और भी देख रहे हैं जैसे कुछ वेल्डिंग्स की दुकानों में, अन्य स्थानों पर इनका उपयोग होता है, तो वहाँ से भी यदि मतलब सहमति से या लोगों से लेके जो शासकीय कार्यों में अपन लोग उपयोग कर सकते हैं इस समय महामारी अधिनियम के अंदर, वैसा। जिले में बदस्तूर जारी है कोरोना का कहर, फिर मिले 346 नए कोरोना मरीज। अकेले रीवा शहर में मिले 123 नए संक्रमित। SGMH अस्पताल हुआ फुल, उपलब्ध बेडों से ज्यादा भर्ती हुए मरीज। समस्या को देखते हुए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सेकेंड फ्लोर को कराया गया खाली, 25 बेड और बढ़ाए गए। हम आपको बता दें कि ऑक्सीजन वाले बेडों की कमी के चलते तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं, क्योंकि अस्पताल पहुंचने वाले ज़्यादातर मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होने के कारण ही ऑक्सीजन बेडों की ज़्यादा मांग है। इसी के चलते सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 25 बेडों को बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि रीवा संजय गांधी अस्पताल में कुल 538 बेड हैं जो भर चुके हैं। इस दौरान सह उपाधीक्षक डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ने की वजह से व्यवस्था करने में थोड़ा परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन औसतन 30 से 40 मरीज डिस्चार्ज होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर 3 सैकड़ा से अधिक मरीज जिले में संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसी वजह से मरीजों को बेड के लिए हाथ पांव मारने पड़ रहे हैं। इस संबंध में प्रस्तुत है डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी, सह उपाधीक्षक से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, करीब कोरोना के पेशेंट्स जो हैं वो बहुतायत की संख्या में आ रहे हैं, ये सभी को मालूम है, आप सभी अब जानकारी में रखने लगे हैं। तो इनको संख्या को देखते हुए कल रात में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो हमारा ब्लॉक है उस पर एक वार्ड को खाली करा के, जो उसमें ऑक्सीजन बेड्स थे वो करीब 25 के आसपास हैं, 25 बेड हम ऑक्सीजन बेड है, तो उनको खाली करा के उनको हमने कन्वर्ट करके और उसमें कोविड के पेशेंट्स को शिफ्ट किया है, सिक्योर किया है, सेक्लूड किया है, अलग किया, व्यवस्थाएं उसकी चालू कर दी हैं।
और उस पर एडमिशन रात से चालू कर दिए थे। अभी 19 बेड भर गए हैं, मुझे ये बताया आधे एक घंटे पहले 19 बेड भर चुके थे, उसमें भी 6 ही खाली थे। वो 1 घंटे के बाद भी की स्थिति नहीं मालूम। और बाकी हमारे यहाँ जो बेड हैं वो तकरीबन सारे भरे हुए हैं, खाली होते जाते हैं जैसे मरीज़ डिस्चार्ज होते हैं या किन्हीं अन्य कारणों से भी खाली होते हैं, तो फिर हम उस पर अपने यहाँ जो मरीज़ अभी ट्रायज में जो कैजुअल्टी में वेटिंग में हैं उनको हम तुरंत वहाँ शिफ्ट करते हैं। तो अभी क्या संजय गांधी में कैपेसिटी क्या और बढ़ी है कि कितनी? प्रशासन पूरी ज़ोर से लगा हुआ है, हमारा अस्पताल के अधिकारी जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं सब ज़ोर से लगे हुए हैं बेडों की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में। आगे हमारी तैयारियां चल रही हैं, अब इससे ज़्यादा जानकारी आपको प्रशासन के बड़े अधिकारी देंगे, पर तैयारियां चल रही हैं, बेड बढ़ा रहे हैं। अभी मैं आपको बताया ना कि हमको अभी एक फ्लोर जो खाली करके मिला था उसमें 25 बेड कोविड के लिए मिले हैं। आगे भी और तैयारी में अभी प्रशासन अपनी समीक्षा करके बैठक करके निर्णय लेंगे वो कि हमको किस तरीके से उसमें और आगे किस तरह से। तो कई मरीजों को लौटा दिया जाता है सिर्फ ऑक्सीजन और कोविड? नहीं, देखिए हम अपने यहाँ से किसी भी सीरियस मरीज को नहीं लौटाते हैं। अगर कोई मरीज हमारी जांच के बाद हमारे डॉक्टरों को ये लगता है कि वो अब घर कर होम आइसोलेशन पर रह सकता है, लोग घबराहट में पैनिक में भाग के आ रहे हैं कि अस्पताल में पहुँच जाएँ कि हो सकता है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। तो हो सकता है कि स्थिति में यह अस्पताल भर्ती करने की स्थिति में नहीं है, यदि होगा तो ज़रूर होगा। तो ऐसे लोगों को होम आइसोलेशन की सलाह देकर भेजते हैं। और कुछ मरीज़ यहाँ से डाउन ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं जिनको हम ऐसा समझते हैं कि अब वो रह सकते हैं, किसी कोविड केयर सेंटर में रखा जा सकता है, उनको डाउन ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ये तो निरंतर समीक्षा जो है वो चलती रहती है। तो संजय गांधी अस्पताल में जो मरीज हैं एक दिन में लगभग कितने एवरेज में छूट रहे हैं, ये मरीज कितने रिलीफ हो रहे हैं? प्रतिदिन के डिस्चार्जेस 40-50 डिस्चार्जेस होते हैं मेरे अंदाज से। मैं एग्जैक्ट संख्या अभी आपको बताने की स्थिति में नहीं हूँ, उसकी कमेटी अलग है, उसके लोग अलग हैं जो ये सब कर रहे हैं। तो 40-50 मरीज करीब ऐसे पर डे हम छूटते हैं, लेकिन हमारे पास आने वालों मरीजों की संख्या 100 से 150 है, तो ये संख्या बहुत आउटनंबर हो जाती है। ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था? ऑक्सीजन शहीद जवान के नाम से फाउंडेशन कोरोना पीड़ितों की कर रहा है मदद। शहीद के भाई ने सिंगापुर से जिला राहत कोष में जमा कराए 2,40,000 रुपए। हम आपको बता दें कि वतन के लिए कुर्बानी देने वाले शहीद जवान आशीष द्विवेदी के नाम से चल रहे फाउंडेशन ने कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए जिला राहत कोष में 2,40,000 रुपए जमा कराए हैं। इस राशि को जमा करने के लिए शहीद जवान के भाई अखिलेश द्विवेदी ने सिंगापुर से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर इसकी जीवंत मिसाल पेश की है, जिसके बाद चारों ओर इनकी इस पहल की सराहना की जा रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने जहां देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया है, ऐसे में सरकार के द्वारा लगातार लॉकडाउन किए जाने का निर्णय लिया जा रहा है, परंतु इस लॉकडाउन से गरीब और बेसहारा लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ समाज सेवी संगठन के लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मदद का यही जज्बा लेकर जिला राहत कोष में 2,40,000 रुपए जमा कराए हैं सिंगापुर में रहने वाले रीवा जिले के निवासी अखिलेश द्विवेदी ने। दरअसल अखिलेश द्विवेदी के भाई आशीष द्विवेदी सेना में तैनात थे तथा दुश्मनों से लोहा लेते हुए वे शहीद हो गए थे, जिसके बाद वतन में आई विपदा में लोगों की मदद के लिए अखिलेश द्विवेदी ने बीड़ा उठाया। इसके लिए शहीद जवान आशीष द्विवेदी के भाई अखिलेश द्विवेदी ने शहीद के नाम का फाउंडेशन बनाया तथा लोगों से गुजारिश कर उसमें पैसे एकत्रित किए और अब कोरोना महामारी में लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए उन्होंने 2,40,000 रुपए की राशि जिला राहत कोष में जमा कराई है। आपको बता दें कि शहीद जवान मेजर आशीष द्विवेदी के भाई अखिलेश द्विवेदी सिंगापुर में रहकर एक निजी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, मगर कोरोना महामारी के आने से उनका वतन प्रेम दिखाई देता है। उन्होंने कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। इस संबंध में प्रस्तुत है अखिलेश द्विवेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। मेरा नाम अखिलेश दुबे है और मैं आप सबसे सिंगापुर से जुड़ रहा हूँ। वास्तविकता में मैं रीवा का ही रहने वाला हूँ। हमने कोविड रिलीफ के लिए जो कंट्रीब्यूशन या योगदान कलेक्टर रीवा को दिया है, उसकी शुरुआत मेजर आशीष कुमार दुबे फाउंडेशन रीवा की ओर से की गई थी, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, जिसमें प्रमुख रूप से रीवा के हंसपाल परिवार की बेटी सुश्री रिंकू हंसपाल जी जो दुबई में बेस्ड हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था। रीवा के बंजारा रिटेल शॉप और लक्ष्मी रूप इंडस्ट्रीज के मालिक श्री संतोष वाधवानी जी का कंट्रीब्यूशन था। इसी के साथ ही रीवा के ही श्री आशीष पांडे जो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन में CIO हैं, उनका योगदान था। रीवा के ही श्री निशंक त्रिपाठी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनका योगदान था। रीवा के अतीत दुबे जो रीवा में टैटू स्टूडियो चलाते हैं, उनका योगदान था।
और बहुत सारे लोगों का ऑन द ग्राउंड सपोर्ट था, जैसे कि श्री विकास मिश्रा विराज, श्री पंकज पाठक और बहुत सारे लोग, श्री नमन अवस्थी और मार्टिन प्रेस के अवस्थी जी, इन सब लोगों का ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इस मामले में। हम अभी भी और ज़्यादा राशि इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से श्री तुषार भावसार, पुणे से श्री गुलशन खुराना, इस प्रकार से कई लोगों के कंट्रीब्यूशन अभी भी आ रहे हैं। हम आगे भी कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। कलेक्टर साहब से बात जो हुई है उसके आधार पे ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई रीवा में हो गई है। जनप्रतिनिधियों और रीवा प्रशासन के बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन की वजह से ऑक्सीजन में हम तकरीबन सरप्लस होने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी खबर है। अब ज़रूरत है गांव-गांव में दवाइयां बंटवाने की, ताकि वहां जो संक्रमण फैल रहा है उन लोगों को शुरुआत में ही रिलीफ मिल सके और हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत ना आए। अब मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग जिस भी प्रकार से हो सके पीड़ितों की मदद कीजिए। ये हमारे जिले, हमारे शहर, हमारे प्रदेश और देश पर ही नहीं, पूरे विश्व पे एक गंभीर संकट है और अब हम इससे बुरी तरीके से पीड़ित हैं और हम मानवता के आधार पे ही इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग इस दिशा में प्रयास करिए। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन एक छोटा सा प्रयास है ये बताने का कि हम अपनी मिट्टी से दूर रहते जरूर हैं, लेकिन हमें अपनी मिट्टी से उतना ही प्यार है जितना वहाँ रहने वालों को। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय रीवा। 2 माह पूर्व हुई महिला की अंधी हत्या का एडिशनल एसपी द्वारा किया गया खुलासा। 80 वर्षीय पत्नी को पति ने उतारा था मौत के घाट। रीवा जिले के जने थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 माह पूर्व हुई महिला की अंधी हत्या का आज खुलासा हुआ है, जिसमें 80 वर्षीय पत्नी का कातिल पति ही निकला। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पत्नी के द्वारा पति के कार्यों में रोक टोक की जाती थी, जिससे परेशान होकर पति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसके शव को जंगल में ले जाकर जला दिया। पति द्वारा लात मारने पर महिला की मौत हुई थी और बाद में उसने पुलिया के नीचे शव को रखकर आग लगा दी। मर्म जांच में तथ्य सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तथा पूछताछ की जा रही है। दरअसल जने थाने के ककरैला गांव में 26 फरवरी की सुबह पुलिया के नीचे एक महिला का जलता हुआ शव मिला था, जिसकी पहचान शिवकली हरिजन पति रामलाल 80 वर्ष निवासी ककरैला थाना जने के रूप में हुई थी। प्रारंभिक जांच में महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही थी, जिस पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस का कहना है कि महिला को मृत हालत में जलाया गया था, जिसके बाद घटना को लेकर पति पर संदेह हुआ, जो लगातार गलत जानकारियां देकर गुमराह कर रहा था। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो घटना की सत्यता सामने आ गई। पति ने उसको लात मारी थी, जिससे महिला की मौत हो गई। घटना दिनांक को आरोपी रात में देर घर से आया, जिस पर पत्नी गुस्सा होने लगी। इसी बात पर वो नाराज होकर घर से मरने की बात बोलकर निकल गया। इस बार पर पत्नी ने उसे रोकने के लिए पीछे पीछे चली गई। घर से कुछ दूर उसने पत्नी को एक लात सीने में मारी, जो काफी तेज थी, और महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। महिला की मौत पर वह डर गया और महिला की लाश को घटनास्थल से कुछ दूर पुलिया के नीचे लेकर आया और बांस के पत्ते रखकर उसे जला दिया। बाद में घर आकर सो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 304, 201 के तहत मामला दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने बताया कि पुलिया के नीचे जली अवस्था में शव बरामद हुआ था, जिसमें मर्म कायम कर घटना की जांच की गई तो पति के द्वारा उसको लात मारने और मरने पर उसके शव को जलाने तथ्य सामने आया है। प्रस्तुत है इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए 26/2/2021 के दिन ग्राम ककरेला के जो पुलिया है वहाँ पर एक अज्ञात शव मिला था, जो कि जली हुई अवस्था में था। जब इस बारे में गांव में पूछताछ की गई तो यह शव शिवकली वाइफ ऑफ रामलाल का होना पता चला, परंतु उसमें रामलाल के द्वारा अपनी पत्नी का शव को पहचानने से इनकार कर दिया और उसके द्वारा उसकी गुमशुदगी होना बताया। संपूर्ण घटनाक्रम जब जांच की गई तो तथ्य इसमें यह सामने आया कि शिव, जो उसके पति थे शिवलाल, उसके द्वारा शराब पीकर आए दिन उससे विवाद किया जाता था। इसी घटनाक्रम में उस दिन भी उसके साथ विवाद हुआ था। विवाद होने के दौरान उसने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया था। धक्का देने से वो नीचे गिर के सर में चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसने डर के कारण उसको पुलिया के नीचे ले जाकर आग लगा के जला दिया।
संपूर्ण घटनाक्रम का जब खुलासा किया गया तो उसमें 304 201 में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसमें घटनाक्रम का खुलासा उसके पति से पूछताछ के दौरान ही हुआ था, क्योंकि उसने गुमशुदगी होना बताया था। उसके द्वारा फिर पत्नी को पहचानने से इनकार कर दिया। सभी तथ्य सामने आने पर यह शक उसी के ऊपर गया था। युवती को नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर आरोपी ने किया बलात्कार, वीडियो बनाकर परिजनों को किया वायरल। रीवा जिले के अमहिया थाना क्षेत्र से युवती को नौकरी दिलाए जाने के नाम पर झांसा देकर बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। हम आपको बता दें कि जिले के अमहिया थाना क्षेत्र से युवती को नौकरी दिलाने के नाम पर एक आरोपी द्वारा अश्लील वीडियो बनाकर उसके परिजनों को भेज दिया गया। सूचना पुलिस को दी थी तथा पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जिले के लौर थाना क्षेत्र में रहने वाली 20 वर्षीय युवती की शादी नई गढ़ी थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ तय हुई थी। 2 माह पहले वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभ लेने के लिए दलाल मोहम्मद अकबर खान निवासी मुख्य डाकघर के पीछे थाना महिया के पास आई थी। आरोपी ने युवती को नौकरी लगवाने और उसे महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाने का झांसा दिया। उसके नापाक इरादों से बेखबर युवती उसकी बातों में आ गई। आरोपी ने उसको महिया में किराए का कमरा दिलवा दिया। 25 मार्च को आरोपी अकबर खान उसके घर आया और उसके साथ बलात्कार किया। साथ ही आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया था। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह लगातार युवती के साथ ज्यादती करता रहा। वीडियो वायरल होने पर शादी टूटने के डर से युवती उसकी यातना सहती रही। उसने युवती की शादी तुड़वाने के लिए वीडियो उसके होने वाले ससुराल के सदस्यों को भी भेज दिया, जिससे युवती की शादी टूट गई। उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जो आज उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने युवती के अश्लील वीडियो को डिलीट कर दिया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसको घर में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें युवती का वीडियो नहीं मिला। आरोपी ने कुछ दिन पहले ही उसे डिलीट कर दिया था। पुलिस उसके मोबाइल को जब्त कर जांच के लिए भेजेगी, जिससे वीडियो को वापस प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। प्रस्तुत है इस संबंध में एडिशनल एसपी विजय डावर से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, इसमें एक थाना लोर की प्रार्थिया रहने वाली है। वो फरवरी माह में रीवा में आकर एक अमैया थाने में कमरा लेकर रह रही थी। वहीं पर आरोपी से उसका संपर्क हुआ था। 2 महीने उसने जो है उसको साथ में रखा और वहीं पर उसके साथ में उसने दुष्कर्म किया और इसी दौरान उसकी जान पहचान बढ़ने पर उसने शादी के लिए दबाव डाला तो उसके आरोपी के द्वारा मना किया गया। इन्हीं बातों को लेकर उसके लड़की के द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसमें थाना अमैया में अपराध क्रमांक 163-21/376 और SC/ST एक्ट में मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को कल गिरफ्तार कर लिया गया। इसी मामले में उसकी जानकारी मुझे नहीं, मैं लेके आपको बता पाऊंगा। पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद, पुलिस आरक्षक भी हुआ घायल। हम आपको बता दें कि पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। बढ़ते विवाद को देखकर जब उधारी मांगने वाला भागकर विश्वकर्मा परिवार में घुसा तो दूसरे पक्ष के लोगों ने खपरेल में चढ़कर छप्पर तोड़ दिया और जान से मारने की कोशिश की। इसी दौरान अंदर छिपे लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर घर के अंदर छिपे लोगों को बचाने का प्रयास किया। इससे उग्र लोगों ने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया, जिसमें एक आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला मनगांव थाना क्षेत्र के जगतीपुरवा गांव का बताया जाता है। करपात्री मिश्रा और उनके भाई ब्रजेश मिश्रा सूदखोरी का काम करते हैं, जो उधारी में दिए पैसे के लेन देन को लेकर आदिवासी बस्ती पहुंचे थे, जहां गिरीश कोल के साथ विवाद हो गया। दोनों भाइयों ने गिरीश कोल के साथ मारपीट कर दी। जानकारी लिखते ही 3 दर्जन से अधिक गांव के लोग एकत्र हो गए तो दोनों भाई भागते हुए गांव के ही विश्वकर्मा परिवार के घर में घुस गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। आदिवासियों को जानकारी हुई तो पूरे घर को घेरकर छप्पर में चढ़ गए और जान से मारने की कोशिश की। इसी दौरान अंदर छिपे करपात्री बंधुओं ने मनगांव पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पहुंची पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद दोनों भाइयों को बचाकर थाना लाने का प्रयास किया। इसी दौरान उग्र लोगों ने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया। हमले में मनगांव थाने में पदस्थ सैनिक जगत भान सिंह को गंभीर चोटें आई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने किसी तरह से सैकड़ों लोगों के बीच घिरे दोनों भाइयों को बचाकर थाना लाई और
दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि पुलिस के ऊपर हमला करने वाले गिरीश कोल और अन्य लगभग 3 दर्जन लोगों के खिलाफ मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाई है और मामले की विवेचना कर रही है। इस संबंध में प्रस्तुत है एडिशनल एसपी विजय डावर से प्राप्त जानकारी के अनुसार। थाना मनगवा की चौकी गगेव के अंतर्गत जगतीपुरवा एक ग्राम पड़ता है। उस गांव में 2 पक्षों के बीच में परसों को विवाद हो गया था। विवाद के दौरान जो एक पक्ष है उसके द्वारा जो है दूसरे पक्ष को घर में बंद कर दिया गया था और उसे घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। सूचना पर चौकी गंगेव से एवं थाना मनगवा से पुलिस फोर्स गया और दोनों पक्षों को समझाइश देकर एक पक्ष को घर से बाहर निकाला। संपूर्ण घटनाक्रम में यह तथ्य सामने आया कि जो मिश्रा पक्ष है उसके द्वारा कोल पक्ष को 4 लाख रुपए दिए गए थे। इसी पैसों के लेन देन के उस पर से विवाद बढ़ा था। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के विरुद्ध क्रॉस कायमी की गई है और जो कोल समाज के लोगों के द्वारा घर में बंद करके उनको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था, जब पुलिस उनको लेने गई, छुड़ाने गई और मामले को शांत करने गई तो पुलिस को भी रोका गया और पुलिस के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया था। इसमें 353 मामला उनके विरुद्ध भी पंजीबद्ध किया गया है। आरक्षक को भी चोट आई है। हाँ, इसमें जो है जब आरक्षक उनको घर से निकाल के लेके आ रहे थे तो उनकी महिलाएं और अन्य व्यक्ति उस पर गाड़ी पे और झूम गए थे, जिसकी वजह से आरक्षक को चोट आई थी। इसमें भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। आज की खबरों में बस इतना ही। हम कल पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।